बताइए, आप रिश्तेदारी निभा रहे हैं, दोस्ती यारी निभा रहे हैं, भाई बासी ईद है, दूसरी ईद है, और यहां हम अपना धर्म कर्तव्य निभाने में लगे हैं। ईद गई तेल लेने, यहां लगे पड़े हैं भाई साहब, न्यूज़ पे न्यूज़ दे रहे हैं। मोहब्बत है आपसे भैया, इसलिए दे रहे हैं। तो अगर हमारी ईद अच्छी बनानी हो, टेंशन में मत आइए, ईद ही नहीं मांग रहे हैं, बस ये है कि दुआ में याद रखिए, दुआ दीजिए भर भर के, एकदम दिल को ठंडक मिलती है हमको। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी वाहिद वीडियो जिसके अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। CAA भारत में लागू हुआ और होने से पहले बहुत बवाल हुआ। CAA कानून खासकर मुसलमानों के खिलाफ के नज़रिए से देखा जाता है और अमेरिका ने भी इस बात को माना है और UN ने भी इस बात को माना है। लेकिन जहां CAA की जमकर तारीफ की जा रही थी मोदी भक्तों के द्वारा, वहीं बता दूं कि CAA तो लागू अफगानिस्तान में भी हो गया और भारत से लाख गुना बेहतर तरीके से। बता दूं कि अफगानिस्तान की गनी की पूर्व सरकार ने जिन सिखों और हिंदुओं से ज़मीनें जब्त की थी, धोखे से, डरा धमका के, कानूनी पैतरे अपनाकर, अब ये तालिबान की तथाकथित जो हिंदू समुदाय के लोग कल तक इन्हें आतंकवादी और खुद भाजपा के लोग आतंकी कहते थे, बता दूं कि उसी आतंकी सरकार ने अब सिखों को और हिंदुओं को ज़मीन उनकी लौटाना ऑफिशियली शुरू कर दिया है। जब तालिबान की सरकार हमला कर रही थी और अमेरिका के सैनिकों से अफगानिस्तान में लड़ रही थी और अफगानिस्तान की पूर्व सरकार गिर रही थी, तो जो वहाँ के सिख समुदाय के लोग हैं अपनी जान बचाकर कनाडा चले गए और हिंदू समुदाय के लोग हिंदुस्तान आ गए। अब आपको बता दूं कि कनाडा से भारी मात्रा में सिख समुदाय के हमारे सिख भाई अफगानिस्तान वापस आ गए हैं। वहीं हिंदुओं और सिखों को अब ये जो तालिबान की सरकार है ज़मीनें लौटा रही है। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि हमारी सरकार ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है और लगातार हम हिंदू और सिखों को, अपने भाइयों को, तमाम उनकी ज़मीनें लौटाने का काम शुरू कर चुके हैं। हालांकि अखबार के अंदर जमकर इसमें भी मोदी 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 कर दिया गया है। यानी पूरी दुनिया में वही फॉर्मूला याद रखिएगा, पूरी दुनिया में अगर कुछ अच्छा हो रहा होगा तो वो मोदी जी की वजह से, और अगर कुछ बुरा हो रहा होगा तो वो कांग्रेस की वजह से। इस फॉर्मूले के मुताबिक इस रिपोर्ट के अंदर भी हिंदूवादी अखबारों ने कहा है कि भारत की विदेश नीति की वजह से तालिबान सरकार हिंदुओं और सिखों को ज़मीनें लौटा रही है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की जितनी भी ज़्यादातर सरकारें आईं, इमरान खान की सरकार को छोड़कर, सबने अमेरिका का गू चाटा और अमेरिका के इशारे पर खूब नाच कर दिखाया। शहबाज शरीफ की ये सरकार भी अमेरिका की नचनिया और अमेरिका की गुलाम नज़र आ रही है। अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान ने ज़ैनबियून नाम के एक संगठन, जो ईरानी ग्रुप था, मिलिट्रियन ग्रुप, उसको टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है। उधर बता दूं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है। सन 1971 का माहौल दोबारा से बन रहा है। मामले को शांत करने के लिए, मुल्क की शांति के लिए मैं सेना से बातचीत करने को तैयार। शहबाज शरीफ पहुंचे थे भीख मांगने के लिए सऊदी अरब से। पता नहीं क्या उन्होंने ऐसा किया कि सऊदी अरब आखिरकार मान गया। मोहम्मद बिन सलमान की सरकार अब $2 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगी। पाकिस्तान को इस इन्वेस्टमेंट से बड़ी राहत मिल गई है। चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। लद्दाख के पास नया एयरबेस बना चुका है, वो वर्किंग में है। अरुणाचल प्रदेश के आसपास वो 160 से ज़्यादा नए गांव बना रहा है। इन तमाम मुद्दों पर जब मोदी सरकार को बुरी तरह से घेरा गया और हमने भी जमकर लाल आंख और 56 इंच की छाती पर ज़बरदस्त तरीके से सवाल खड़े किए, तो आज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बोलना पड़ा। लेकिन जो बकरी यहाँ घर के अंदर चीख रही थी, वो बाहर आकर मिनमिना रही है। कहने का मकसद ये है, हमारी सरकार जहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ नजर आ रही है
और जुल्म और ज्यादती करती हुई पूरे जोश से नजर आ रही है, वही मोदी जी की सरकार और खुद मोदी जी चीन पर फुसफुसाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चीन की हरकतों पर कहा कि बातचीत के जरिए बॉर्डर के मामले को शांत किया जा सकता है और दोनों पक्ष बैठकर हाई लेवल पर बातचीत करके मामले को सुलझा सकते हैं। यानी मोदी जी को न अपनी जमीन वापस चाहिए, न चीन को लताड़ना है, उनको शांत करके सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही परेशान करना है। उधर चाइना ने भी मोदी जी की नरमी को देखते हुए बेहतरीन कदम उठाया और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा हम उससे सहमत हैं, बातचीत के जरिए अपने रिश्तों को कायम और मजबूत रखा जा सकता है। वहीं जिस मालदीव ने भारत को लाल आंख दिखाई, इंडिया आउट का नारा दिया, भारतीय सैनिकों को लात मार के जबरदस्ती निकलवाया, हमारे खिलाफ भारत के खिलाफ जमकर कैंपेन चलवाया और आखिरकार मोइज़ू कामयाब भी हुए। और इसके बाद जहां मोदी सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए थी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने मोइज़ू को ईद मुबारक कह दिया। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद अब मोइज़ू की ही सरकार भारत में अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए रोड साइड कैंपेन करेगी। गलियों गलियों में, सड़कों सड़कों पर उसको इजाज़त दी जाएगी कि भारत में मोइज़ू की सरकार मालदीव को प्रमोट करे। समझ में नहीं आ रहा कि मोदी सरकार चाहती क्या है। अभी तो बाइकॉट का कैंपेन चला रहे थे, अब उसको ईद मुबारक कह के गले मिल रहे हैं और भारत में उसको प्रमोशन अपना करने की इजाज़त दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हालिया रैलियों में साफ साफ रटे रटाए स्क्रिप्टेड बयानबाजी की, जिसमें उन्होंने बार बार कहा यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। डंका बज रहा है कि नहीं? बज रहा है कि नहीं? अरे बढ़िया बज रहा है कि नहीं? यह किसकी वजह से मेरी वजह से नहीं, मोदी की वजह से नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, आइए डंके की हकीकत जान लेते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पूर्व सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि पूर्व सरकारों ने भारत के साथ और भारत पर नरमी बरती, भारत ने जो गलतियां करी उसको इग्नोर किया और भारत पर कटाक्ष करते हुए जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने निज्जर के कत्ल की साजिश का इल्जाम एक बार फिर से भारत पर लगाया और कई तरह की तोहमत भारत पर लगा डाली। उधर पाकिस्तान की आर्मी पाक पुलिस से बुरी तरह से भिड़ गई। पाकिस्तान की आर्मी के एक अफसर के भाई के पास इल्लीगल हथियार मिले, जिसके बाद पाकिस्तान की पुलिस ने उस आर्मी के भाई को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान की पुलिस हेडक्वार्टर पर धावा बोल दिया और फिर पाकिस्तान के पुलिस अफसरों को मार मार कर लाल पीला, नीला पीला, हरा गुलाबी यानी खुनाहा कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान में फिर से तनाव का माहौल बन गया है। तस्वीरें मैं वारदात की नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि खून रेजी ज़्यादा है। पाकिस्तान में ये मामला अब तूल पकड़ने वाला है। आपकी स्क्रीन पर इस शख्स को देखिए जो पाकिस्तान पंजाब पुलिस का एक अफसर है, जिसने विरोध में अपनी वर्दी को ही आग के हवाले कर दिया है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा म्यांमार की हालत आप देख लीजिए। म्यांमार के लोग थाईलैंड भाग रहे हैं क्योंकि उनके देश के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की तस्वीरें आपके सामने हैं, जिन्होंने मिलिट्री ऑफिशियल से मुलाकात करके कहा कि अब वो वक्त आ गया है जब हमें जंग की तैयारी करनी चाहिए। वहीं आपको बता दूं कि अमेरिका ने चाइना पर प्रेशर बनाया और कहा कि रूस के साथ आप ट्रेड मत कीजिए। इस पर चीन भड़क गया। चीन ने कहा कि हम किसी की नहीं सुनेंगे और हम पर कोई प्रेशर बनाए हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, रूस ने अंगारा 5 नाम की एक मिलिट्री रॉकेट, जिसके अंदर सैटेलाइट है, लॉन्च कर दिया है, जिसमें रशिया को कामयाबी मिली है। секунд. Давление в камерах сгорания двигателей в норме. 50 секунд. Двигатели ракеты-носителя работают устойчиво. Двигатель центральный. रशिया की खुफिया एजेंसी FSB ने खुलासा किया है कि ब्रिटेन की इंटेलिजेंस यूक्रेन की मदद कर रही है पूरी तरह से
ताकि रूस को इस जंग में हराया जा सके। यूक्रेन की हालत इतनी खराब है, लगभग 2.5 साल हो चुका है इस जंग को, कि अब यूक्रेन की पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है कि मोबिलाइजेशन के लिए, यानी जबरदस्ती लोगों को सेना में शामिल करने की जो एज है 27 से घटाकर 25 कर दी जाए, और वो हो गई है। यानी 25 साल का कोई भी यूक्रेनी अब उसको जबरदस्ती घसीटकर सेना में शामिल किया जा सकता है। वहीं रूस और चीन ने दोनों ने मिलकर नाटो को धमकी दी है कि एशिया में एंट्री ना करे नाटो, दूर रहे एशिया के इलाकों से। अमेरिका की कांग्रेस ने यूक्रेन के $60 बिलियन फ्रीज किए हुए हैं, जिसकी वजह से अब अमेरिका अंधाधुन यूक्रेन की मदद नहीं कर पा रहा है, और ना बाइडेन सरकार के पास कोई प्लान बी है जिसके जरिए किसी बहाने से यूक्रेन की मदद की जा सके, जिसकी वजह से यूक्रेन मुसीबत में फंस सकता है। उधर रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। सारे एयर डिफेंस सिस्टम अचानक से यूक्रेन की राजधानी में जो तैनात कीव में हैं फेल हो गए, और ईरानी ड्रोन से खतरनाक हमला करने में कामयाब रूस हुआ। पूरा का पूरा कीव शहर ही हिल गया। तस्वीरें आपके सामने। वहीं स्वीडन ने रूस का आक्रामक रूप देखकर फैसला लिया है कि अपने शेल्टर बनाने में और अपने डिफेंस को मजबूत करने में $36 मिलियन खर्च करेगा। हुजूर, आज के इस रिपोर्ट में जो ईद के दिन भी आपको हम दे रहे हैं, थोड़ा तरस खाइए और दुआओं में हमको याद रखिए। फिलहाल की इस रिपोर्ट पे इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, कम से कम आज ये काम कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।